और देश के इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है जब परिस्थितियों से उस हर आम आदमी तक का जीवन प्रभावित होता है जो सामान्यतः नहीं होता। इन दिनों क्या हो रहा है, जो हमारे CDS रावत साहब ने कहा था कि भारत को 2.5 युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, इन दिनों 2.5 की बजाय 3.5 युद्ध के लिए भारत को तैयार रहना पड़ता। अब जब 3.5 युद्ध लड़ने हैं तो हर आदमी की, आम आदमी की क्या जिम्मेवारी होगी, क्या उसका देश के प्रति सहयोग होगा, क्या सक्रियता होगी, क्या साहस होगा, क्या समर्पण होगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। कठिन परिस्थिति है, इसलिए सबको मेरा आग्रह है कि मैं जो बात कर रहा हूं तो ध्यान से सुने। जो भारत की शत्रुता चली आ रही है, बहुत सालों से, उनमें चीन, पाकिस्तान और एक अंदरूनी लोग, अब इसमें अमेरिका भी जुड़ गया। अमेरिका का इतिहास रहा है कि इसने हमेशा भारत के जो भी समस्याएं खड़ी हुई हैं उसमें पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान से जो भी झगड़ा हुआ है इसने भारत का साथ नहीं दिया। सन 71 में 7वां बेड़ा इसने भेजा हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। उस 7वें बेड़े के जवाब में रूस ने अपनी जो शक्ति नेवल फोर्स की दिखाई, उससे अमेरिका घबराया और भारतीयों की जो उस वक्त हिम्मत थी उससे भी देश को ताकत मिली। अब दूसरी बार, इससे पहले जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने भारत को एकदम से सन 65 के युद्ध के बाद भारत को गेहूं भेजना बंद कर दिया। उस वक्त भारत में उत्पादन पूरा नहीं था और एकदम से खाद्यान्न की समस्या खड़ी हो गई। लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके और बल्कि हिम्मत से कहा कि आप गेहूं दें या नहीं दें, हम आपके इशारों पर नहीं चलेंगे। और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की देश से कि हम सप्ताह में एक दिन शाम का व्रत रखेंगे। वो सोमवार का व्रत उन्होंने शुरू किया, पूरे देश ने सहयोग किया। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि उस समय के आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत में अन्न की कोई कमी नहीं है, सरप्लस है, उसके बावजूद भी उन्होंने सोमवार का वो व्रत जो लाल बहादुर शास्त्री के कहने से शुरू किया था वो उन्होंने नहीं छोड़ा। अभी वो व्रत फास्ट अपना सोमवार का कर रहे हैं। ये आज भारत जोरों से प्रगति कर रहा था, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत की। इससे बहुत देशों को ईर्ष्या हुई और अमेरिका को खास तौर से, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व में हर वक्त कोई न कोई चालाकी परेशानी करता रहता है। बहुत सी लड़ाइयों के बैकग्राउंड में वही रहता है।
कभी किसी देश को सहायता दे दी, कभी किसी देश को नुकसान पहुंचाया। अब इस वक्त वो पाकिस्तान को मोहरा बनाकर गंदी राजनीति खेल रहा है। हर भारतवासी का फर्ज है कि इस वक्त देश की कठिन परिस्थितियों में अपना योगदान दें। हम कैसे योगदान दे सकते हैं? आप देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार अपील करी थी और पूरे देश ने, बहुत जगह तो बच्चे, हम हॉस्टल में थे, कॉलेज में पढ़ते थे, सन 65 की बात है ये, 65 के आखिरी दिनों में पूरे हॉस्टल के मेस बंद हो जाती थी। आज अब अमेरिका ने जब टैरिफ लगाए हैं तो सरकार नकीली, हमारे प्रधानमंत्री आज भी वैसे मजबूत हैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने साफ कर दिया है, मैं किसानों के हित के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लूंगा, डेयरी उद्योग के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लूंगा और मछली उत्पादन के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लूंगा। मतलब अमेरिका की कोई ऐसी पॉलिसी मंजूर नहीं करूंगा जिससे भारत के किसानों को, मछली उत्पादकों को और डेयरी उद्योग से लगे हुए लोगों को नुकसान हो। ये बहुत सराहनीय कदम है। अब आपको हमको क्या करना है? जैसे चीन के उत्पादों का बहिष्कार शुरू हो गया था, उसी तरह अब अमेरिका के उत्पादों का बहिष्कार शुरू हो जाना चाहिए, जोरों से शुरू हो जाना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं, जरूरी चीज जब भारत उसको छोड़ नहीं सकता। अब इसके साथ जो जरूरी बात है वो ये है, देश की अंदर की एकता कायम रहे। देश की एकता को जो ही चैलेंज आया, साहित्यकारों ने देश को जगाया। आपको ध्यान होगा कि 60 के दशक में देश में जब चुनाव के बाद जातिवाद की भावनाएं प्रबल हुई, जातिवाद का जहर फैलने लगा, तो राष्ट्र कवि, उस वक्त के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर ने नेहरू को जगाया। ये दूसरी बात है कि नेहरू जागे कि नहीं जागे, कितने जागे, ये आप निर्णय करें, लेकिन मैं समझता हूं जितनी जरूरत थी उतना देश नहीं जागा। पर कविवार रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा, आप भी सुनिए कि हे मुल्क, उस वक्त भारत को, देश को मुल्क ज्यादा शब्द, उर्दू शब्द काम लेते थे, जिसको यूं समझ सकते हैं कि भारत तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं, चोरों के संग पहरेदार नजर आते हैं, खंड खंड में खंडित भारत रो रहा है जोरों से, हर जाति हर धर्म के ठेकेदार नजर आते हैं, भारत तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। आज आप देखेंगे कि बहुत लोग हैं जो सत्ता प्राप्त करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए जातिवाद का जहर, क्षेत्रवाद का जहर, भाषावाद का जहर फैला रहे हैं। आपने देखा होगा भी, नया वो जुड़ गया है कि मराठी नहीं आती तो उस आदमी को प्रताड़ित करो। ये अब जरूरत है देशवासियों को देश की एकता बनाए रखने की। क्षेत्र, भाषा, मजहब, जाति, इन सब के दायरों से बाहर निकल के जरूरत यह है कि हम भारत की एकता की बात करें, भारत के साथ खड़े रहें। आपने नाम लेने की जरूरत नहीं, आप जानते हो, एक
प्रधानमंत्री पद के बहुत पिपासु अधेड़ को बार बार लॉन्च किया जा रहा है। ये दूसरी बात है कि देश ने भारत का साथ दिया और ऐसे लोगों के महत्वाकांक्षाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। अब जो रामधारी सिंह जी दिनकर ने उस वक्त कहा था, वो परिस्थितियां आज भी पैदा हो रही हैं। जाति धर्म के अलावा भाषावाद क्षेत्रवाद भी उसमें और जुड़ गया, उस वक्त भी था, पर उसने और खतरनाक रूप धारण कर लिया है। इसलिए हम सबको ये जरूरत है कि हम देश की परिस्थितियां समझें। देश को हर आदमी की जरूरत है। अब नई परिस्थितियां पैदा होंगी। जिस चीन से हमारा मनमुटाव चल रहा था, उसके खिलाफ खड़ा रहने के लिए भारत को अमेरिका मदद देने की सोच रहा था, दी तो नहीं, पर उस तरफ धकेल रहा था। अभी वही अमेरिका परिस्थितियां ऐसी पैदा कर रहा है कि चीन सोचने लगा कि हम भारत के नजदीक आ जाएंगे, तो हो सकता है चीन और भारत में नजदीकी बढ़े। रूस तो हमेशा से भारत का बहुत वफादार मित्र रहा है और मोदी जी की मित्रता राष्ट्रपति पुतिन से इतनी गहरी है कि देश को इन कठिन परिस्थितियों में भी ये एक उम्मीद है कि अमेरिका को चैलेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो पुतिन भारत के साथ खड़े होंगे। अब आप और हम देश को जगाएं भी, सहयोग भी दें। हम छोटे दायरों से बाहर निकलें, जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषावाद से बाहर निकलें और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमेशा इस बात की चर्चा करें और प्रयास करें। हो सकता है आने वाले दिनों में रूस भारत और चीन की दोस्ती बने और मजबूत बने। रूस की दोस्ती तो है ही, चीन भी उस दायरे में आने की कोशिश करे। परिस्थितियां, कहावत है कि नेशंस डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स, दे हैव परमानेंट इंटरेस्ट। जो राजनीति कूटनीति हमारे देश को चाणक्य ने सिखाई थी, उस पर बहुत हद तक मोदी जी चल रहे हैं। अच्छी बात है। अब जो विदेशियों को, यूरोप के लोग कूटनीति के लिए अगर पढ़ते हैं जिसको वो है मैकियावेली, जो कूटनीति के सबसे माहिर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि किस तरह से देश को मजबूत बनाया जाए। उस वक्त क्योंकि राजाशाही चलती थी, इसलिए राजा को केंद्र में रख के उन्होंने प्रिंस पुस्तक लिखी मैकियावेली ने। अब ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कोई ऐसी कूटनीति नहीं चला रहे हैं जिससे अमेरिका का भी भला हो। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसका भला चाहते हैं। समय आएगा जब लोग उनको प्रताड़ित करेंगे ट्रंप को, और ट्रंप को अपनी नीति से पीछे पैर हटाने पड़ेंगे और भारत दिनों दिन मजबूत बनेगा। लेकिन हम सब की जिम्मेवारी है कि हम भारत को जो मजबूत बनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस तरह से देशवासियों को जगाया था, जागते रहें। साहित्यकारों ने वो देश को जगाया, हम जागते रहें। हम
छोटे दायरों से बाहर निकलें और देश को केंद्र में रखकर अपना योगदान दें। उम्मीद है आप मजबूती से वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे आज देश का बहुमत देश के साथ है। थोड़े से लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे तत्वों को हमेशा दूर करते रहें, उनका हौसला तोड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।